जब भी स्प्रिंग मास सिस्टम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना हो तो उसमें हमें कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या होता है कि एक स्प्रिंग होता है और एक या एक से ज़्यादा ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो हमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, उनको हम लोग पहले नोट करते हैं। ठीक है, तो पहला नोट ये है कि जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन होता है या मैक्सिमम इलोंगेशन होता है स्प्रिंग में, तो दोनों एंड की वेलोसिटी इक्वल होती है। एट मैक्सिमम कंप्रेशन और इलोंगेशन the velocities of two ends of spring must be equal। और इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक वाल है और इससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है। स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच कर दिया है। ठीक, अब ऐसा कहा जाए कि ये जो ब्लॉक है इसको हमने कोई वेलोसिटी v दे दिया। ठीक है, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ये ब्लॉक जो है वो आ करके यहाँ पर रुक जाएगा। जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ये क्यों रुक जाएगा? क्योंकि इसका एक एंड जो है ये एंड रुका हुआ था, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई, यानी दोनों की 0 हो गई, तो मैक्सिमम कंप्रेशन है। उसी तरह से अगर ऐसे कहा जाए कि इसी ब्लॉक को वेलोसिटी v इधर दे दिया, तो उस केस में क्या होगा कि ये ब्लॉक जो है इधर आकर के कहीं फिर से ये रुक जाएगा। जहाँ ये ब्लॉक रुकेगा, ये ध्यान रखना कि स्प्रिंग से ये अटैच्ड है, स्प्रिंग से छूट नहीं सकता है, तो ये जहाँ आकर के ब्लॉक रुकेगा वो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, क्योंकि वहाँ से ये वापस मुड़ जाएगा। तो ये मैक्सिमम इलोंगेशन पर आकर के फिर से रुक गया, वो इसलिए क्योंकि ये वाला एंड जो है ये रुका हुआ था। ठीक है, तो अगर ऐसे कहा जाए कि ये जो एंड है जो हमने अभी रोक दिया था, अगर मैं कहूँ कि ये u वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो अगर इस ब्लॉक को वेलोसिटी v देंगे इधर, ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पर ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी u होनी चाहिए जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो यहाँ की और यहाँ की दोनों वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, तो मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। जब तक इस ब्लॉक की वेलोसिटी v इस एंड से बड़ी होगी तब तक ये पास में ही आ रहे होंगे, है ना, और ये वेलोसिटी घट रही होगी। लेकिन जैसे ही दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी उस इंस्टेंट पर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उसके बाद फिर से सेपरेशन शुरू हो जाएगा, है ना। सेम केस होता है जब इलोंगेशन की बात करें, तो अगर इसको वेलोसिटी u इधर दिया हुआ है और इसको हमने वेलोसिटी v इधर दे दिया, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u उल्टे डायरेक्शन में रहनी चाहिए, तब यहाँ पर मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक बार फिर से इस पॉइंट को हम लोग दोहरा लेते हैं कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन और इलोंगेशन द वेलोसिटीज ऑफ टू एंड्स ऑफ स्प्रिंग मस्ट बी इक्वल। वेलोसिटीज इक्वल होने का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में इक्वल होना चाहिए, both in direction and in magnitude। दोनों एंड का जो स्पीड है वो भी इक्वल होना चाहिए, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक, एक ये हो गया। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि
जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, when external force is absent, then apply momentum conservation and एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के जगह पर वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। ठीक है, चूंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगा। जैसे नीचे मान लिया जाए स्मूथ है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जो तीसरा पॉइंट है जो हमें कि ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा तो उस केस में हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे, उस केस में हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे पहले सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो कहा जा सकता है इन द प्रेजेंस of external force apply, और ये कह सकते हैं in the presence of external force solve the problem with respect to center of mass of system and apply work energy theorem। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाना है तो वो भी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही लगाना है, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये तीन जो पॉइंट हमने सीखा, इन तीनों पॉइंट्स को अप्लाई करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, आप देखेंगे कि यहाँ पर दो ब्लॉक बनाए गए हैं, एक का दोनों का ही मास है 1 किलोग्राम, इसका मास 1 किलोग्राम, इसका भी मास 1 किलोग्राम। ठीक है, ये सरफेस स्मूथ है, जो स्प्रिंग लगाया गया है एक ब्लॉक से स्प्रिंग अटैच्ड है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर। इसमें से जो ये वाला ब्लॉक है 1 kg का, इसको 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दिया गया है और दूसरा वाला ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पर है। इसमें हमें क्या करना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो अब देखेंगे कि दो ब्लॉक का सिस्टम है और दोनों ब्लॉक को अगर एक सिस्टम मान लिया जाए तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्प्रिंग फोर्स बीच में आएगा जो कि इंटरनल कहलाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था इसको अप्लाई करेंगे, है ना, कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है और एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी इसके लिए, और दूसरे वाले के लिए 0। फाइनली क्या होगा कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया होगा, तो जैसा कि पहला पॉइंट हमने बताया था, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो दोनों ब्लॉक्स सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे होंगे, है ना। तो उस केस में ऐसा होगा कि ये दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में होंगे स्प्रिंग के, और ये दोनों इक्वल वेलोसिटी v से चल रहे होंगे इधर।
दोनों 1 kg के ब्लॉक हैं। ठीक, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ये है फाइनल, तो फाइनली अगर इनका मोमेंटम लिखा जाए तो एक का लिखेंगे 1 इंटू वी और दूसरे का भी 1 इंटू वी। तो यहाँ से देखेंगे कि जो v है वो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस इंस्टेंट पर, क्योंकि दोनों वेलोसिटी हमने इक्वल ली और ये इंस्टेंट तभी आता है जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो, तो उस इंस्टेंट पर दोनों का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन हमने अप्लाई कर लिया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला गया होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन से कह सकते हैं कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो सिर्फ एक ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर, मास है 1 और वेलोसिटी है 2। दूसरे वाले के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है क्योंकि स्प्रिंग फ्री है। फाइनली क्या है कि फाइनली दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m और वेलोसिटी हो गया है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे क्योंकि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो रखा है तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा हाफ के इंटू मैक्सिमम एक्सटेंशन का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे कि ये आ गया 2, इधर आ गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, के का वैल्यू दिया गया है 50 इंटू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, है ना। तो यह आ गया 2 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 1, तो 2 में से ये 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x मैक्सिमम हो गया 2/50, तो x मैक्सिमम हो गया 1/25 x मैक्सिमम का स्क्वायर, यानी x मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 1/5 यानी 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर ये कह सकते हैं। तो स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर का। तो स्प्रिंग मास सिस्टम पर बेस्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में 2 ब्लॉक दिए गए हैं, एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M और एक है स्मॉल m। दोनों को एक स्प्रिंग से अटैच किया गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, ठीक, और इसको स्मूथ सरफेस पर रखा गया है। जो बड़ा ब्लॉक है कैपिटल M मास का, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाया गया। जिस इंस्टेंट पर फोर्स लगाना शुरू कर रहे हैं उस इंस्टेंट पर स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं है। ठीक है, इनिशियली स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, फाइंड maximum elongation when an external force
force F is applied as shown in figure। तो जिसमें इसमें हमने कहा था कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो हमें सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सोल्व करना चाहिए। तो ऐसा करेंगे कि इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर बीच में है, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्सेलरेशन आएगा, वो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। एक फोर्स लग रहा है F और दोनों का मास जो है कंबाइंड जो कि चल रहा होगा, तो F/m+m ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होना चाहिए, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। अब देखेंगे कि इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, चूँकि सेंटर ऑफ मास भी चल रहा होगा, ये भी चल रहा होगा, ये भी चल रहा होगा, है ना। तो ऐसा होगा कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। मान लेते हैं कि यहाँ से x1 पीछे चला गया, उसी तरह से ये जो ब्लॉक है ये राइटवर्ड डायरेक्शन में x2 इधर चला जाएगा, है ना। जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो एक्चुअली में इन तीनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। मतलब इस जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वो VCM की इक्वल होगी, आदमी की यानी कि सेंटर ऑफ मास की VCM होगी, इसकी भी VCM होगी। क्योंकि कहा गया है कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो दोनों एंड की वेलोसिटी बराबर होनी है, इसकी बराबर होनी है, इसकी बराबर होनी है। तो दोनों की अगर VCM हुई तो सेंटर ऑफ मास का भी VCM आ जाएगा। कैसे? सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे तो m इंटू m1v1 प्लस m2v2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि m VCM प्लस स्मॉल m VCM डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो ये VCM आ गया, है ना। अगर इसका VCM रखेंगे, इसका VCM रखेंगे तो इसका भी VCM आएगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब। लेकिन इस स्प्रिंग मास सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये थोड़ा सा पीछे खिसक गया होगा, इधर कितना x1 से, और ये जो दूसरा ब्लॉक है वो x2 से राइट डायरेक्शन में खिसक गया होगा। तो टोटल इलोंगेशन हुआ होगा x1 प्लस x2। तो यही हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो चूंकि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है, तो हम लोग स्यूडो फोर्स लगाएंगे। एक तो एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है इधर और एक स्यूडो फोर्स आएगा। स्यूडो फोर्स लगाएंगे इधर, वो आएगा मास इंटू ACM। इस ब्लॉक पर इसका मास स्मॉल m इंटू ACM, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सोल्व करना है, साथ में वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाना है। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम आप देखेंगे कि इस ब्लॉक पर एक ही फोर्स लग रहा है ये, और एक स्प्रिंग फोर्स भी है। तो हम लोग पहले इसका निकाल लेते हैं, स्प्रिंग का अलग से निकालेंगे। पहले स्यूडो फोर्स का वर्क डन निकालेंगे तो लिख सकते हैं m इंटू ACM जो कि फोर्स है, और फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है x1, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये पॉजिटिव वर्क होगा क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, प्लस इस ब्लॉक पर वर्क देखें तो एक फोर्स लग रहा है F उस डायरेक्शन में जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है x2, ठीक। और ये जो स्यूडो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट को उल्टा लग रहा है, तो स्यूडो फोर्स वर्क करेगा स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू x2 डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट x2। निगेटिव वर्क होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ है राइटवर्ड डायरेक्शन में और स्यूडो फोर्स लग रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो ये फोर्स हो गया। उसके बाद एक है स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, वो होता है -k/2 x मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। इनिशियली कोई इलोंगेशन नहीं था और फाइनली मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, ठीक है।
इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग क्या करते हैं, सारे फोर्सेज का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सारे फोर्सेज का वर्क डन हमने इधर निकाल लिया है ना, और इधर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने कहा कि मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम में इन तीनों की वेलोसिटी इक्वल होगी VCM के, यानी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पर दिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, और इनिशियली ये सारे रेस्ट पर ही थे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी हो गई 0, है ना। तो अब जो है हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो आएगा m, ACM का वैल्यू आएगा F बाई m प्लस m इंटू x1 F x2 माइनस m, ACM का वैल्यू फिर से रखेंगे F बाई m प्लस m इंटू x2 इज इक्वल टू k बाई 2। ये जो मैक्सिमम इलोंगेशन है ये एक्चुअली में x1 प्लस x2 होगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम इलोंगेशन है। तो यहाँ से अगर हम लोग इनको सिंप्लीफाई करें, है ना, तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड में LCM लेते हैं। तो LCM आएगा m प्लस m। ठीक है, तो यहाँ आएगा m f इंटू x1 प्लस m प्लस m इंटू fx2 माइनस m f x2 इज इक्वल टू k बाई 2 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर mf x2 और ये mf x2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर mf x1 प्लस mf x2 बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू k बाई 2 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर m और f जो है कॉमन है दोनों ही टर्म में, तो mf बाई m1 प्लस m2 कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे mf डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इधर आ जाएगा x1 प्लस x2, और इधर आएगा k बाई 2 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। तो नीचे m1 प्लस m2 है वो कॉमन है, mf जो है वो भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x1 और यहाँ बचेगा x2, x1 प्लस x2 वही हमने यहाँ पर लिखा है x1 प्लस x2, और इधर तो ये पूरा टर्म है, तो इसमें से एक x1 प्लस x2 कैंसिल हो जाएगा। तो x मैक्सिमम जो है उसको हमने xm लिखा था, वो एक्चुअली में यहाँ पर x1 प्लस x2 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2mf डिवाइडेड बाई k इंटू m प्लस m। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमने मास लिख रखा है ना, ये मास m1 प्लस m2 नहीं है, ये मास है स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो वहाँ से ये x मैक्सिमम की वैल्यू इतनी आएगी। तो इस तरह से जब भी हमें स्प्रिंग मास सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स दे दिया गया हो तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सोल्व करना है, जो कि काफ़ी इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है।